अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में किस तरह से आवेदन करना है, क्या तरीका होगा, इस पर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है और वो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पर अपलोडेड है। बावजूद इसके कुछ दोस्तों ने अलग अलग तरह की जानकारी मांगी है, जो सारी जानकारी मैंने थंबनेल पर लिख दी है कि आप किस किस तरह के प्रश्नों के जवाब चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। ज़ीरो पीरियड में मैं आपका वेलकम करता हूं। साथ ही साथ ये बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि जितने भी सवाल आपके थे उनका एक समरी मैंने बनाया और वो समरी बना करके उसका एक थंबनेल बना दिया है और उस थंबनेल के बेसिस पर इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। 2-3 सवाल हैं आपके मुख्यतः जो आप मुझसे जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। एक तो विज्ञापन का जो प्रारूप है, आवेदन का जो प्रारूप है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पा रहे हैं लेकिन विज्ञापन का प्रारूप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा सवाल है कि फीस कैसे पे करनी है। तीसरा सवाल है कि आवेदन ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। तो ये आपका प्रमुख सवाल हैं। मैं आपके सवालों का जवाब एक एक करके देने का प्रयास करूंगा। पहला सवाल आपका कि आवेदन का जो प्रारूप है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, हम उसे किस तरह से डाउनलोड करें। तो सबसे आसान तरीका तो मैंने पहले ही बताया था अपने पिछले वीडियो में कि वो बोर्ड कॉलेज की वेबसाइट पर है। कॉलेज की वेबसाइट से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। संभवतः आपको दिक्कतें आई होंगी, हो सकता है आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे, तो मैंने आपके उस काम को आसान बना दिया है। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ज़ीरो पीरियड, उस टेलीग्राम चैनल पे ये उपलब्ध है। ये मैंने आज ही उसको अपलोड किया है ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर इसी शीर्षक से आपको ये मिल जाएगा, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के आवेदन पत्र का प्रारूप। दूसरी चीज़, इसे मैं अपने वेबसाइट पर zeroperiod.in में भी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर जा करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके मैंने आपके लिए और एक्स्ट्रा कर दिए हैं। साथ ही साथ आपको कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर तो ये मिल ही जाएगा। तो ये 3 तरीके आपके पास हैं आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करने के। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या जो बहुत सारे लोगों ने इस बात पे पूछी थी, उसकी समस्या का समाधान इसमें मिल जाएगा। अब आता हूँ मैं फॉर्म कैसे भरें, उस पर तो पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, इसलिए इस पर कोई बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ एक आपको फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो पे अटेस्टेड करना है अपने आप से, सेल्फ अटेस्टेड। आधा सिग्नेचर इधर आ जाए, आधा फोटो के ऊपर आ जाए, या आधा फोटो के ऊपर रहे और आधा इधर आ जाए, मतलब ये दोनों पार्ट कवर होने चाहिए, ये आप ध्यान रखें। फिर आवेदित पद का नाम है। आवेदित पद के नाम के बाद विज्ञापन क्रमांक और दिनांक है। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको हर पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र जमा करने होंगे। अलग अलग आवेदन पत्र के अलग अलग विज्ञापन क्रमांक हैं, तो उस हिसाब से आप आवेदन क्रमांक लिखिए, दिनांक लिखिए और अलग अलग लिफाफे में भर कर भेजिए तो बेहतर होगा, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो। बाकी नाम है, पिता पति का नाम है, जन्म तिथि है, आयु है, ये सारी बातें आप कर लेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपको ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस कॉलम को लेकर आया है, राज्य सरगुजा संभाग का स्थानीय मूल निवासी। अनेक माध्यमों से मैं ये बात सुन रहा हूँ कि स्थानीय निवासी या स्थानीय भर्ती की प्रक्रिया बंद हो गई है, परंतु मेरी जानकारी में यह अभी तक कोई ऑथेंटिक दस्तावेज नहीं लगी है जो ये कहती हो कि छत्तीसगढ़ में अब आप स्थानीय स्तर पर कोई भर्ती नहीं कर सकेंगे। किसी स्पेसिफिक केस में कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया होगा तो वो उस स्पेसिफिक केस पे लागू होता है, और अगर ऐसा इन जनरल होता तो शासन इस तरह के विज्ञापन कैसे निकालता। अब चूंकि इस विज्ञापन में ये बात कही गई है कि सरगुजा संभाग का आपको स्थानीय निवासी होना चाहिए, तो मैं इस बात को ही मानकर चल रहा हूँ कि शासन इस मामले को इसी तरह से डील करना चाह रहा है कि वहाँ पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति हो। तो मैं इसी आधार पर यह कह रहा हूं कि इसमें आपको सरगुजा संभाग का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। कुछ लोगों के सवाल हैं कि स्थानीय भर्ती बंद हो चुके, फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो ऐसा मैं इसीलिए कह पा रहा हूं कि ये जो बात आप कह रहे हैं वो शायद संदर्भ आपका विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड वाला मामला हो, क्योंकि उसमें ऐसा कोई निर्णय आया था जहां तक मेरी जानकारी है, परंतु ये विज्ञापन उसके बाद का है। और राजपत्र में जहां तक मेरी जानकारी है 2023 तक का ये प्रावधान किया गया है।
हालांकि इसके बारे में मेरे पास अभी कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं जितनी बातें उस पर बता रहा हूँ, मैंने थोड़ी बहुत जो हल्की फुल्की जानकारी एकत्र की है उसके आधार पर है। परंतु शासन यदि उस विज्ञापन को निकाल रहा है, वो शासन कह रहा है कि आपको स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है, आपको सरगुजा संभाग का स्थानीय निवासी होना ज़रूरी है, तो फिर हमको ये बात माननी पड़ेगी कि इस आवेदन में वही लोग आवेदन कर सकते हैं, इस विज्ञापन में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आगे बढ़ता हूँ, कुछ एक दो बातें और हैं जो इसमें कर दूं मैं। आप में से अगर किसी ने कोरोना काल में कोई सेवा की है शासन की तरफ से, तो उसके आदेश का क्रमांक और दिनांक लिखना है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारे तरीकों से लोगों से सेवाएं ली गई थी, तो उसका एक नियुक्ति पत्र आपके लिए दिया गया रहा होगा, तो उसका पूरा डिटेल आपको देना है। तो अब मेरा ख्याल है आपकी लगभग मूल जो बातें थी, जो डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे। अब एक बात आती है कि आपके फीस का मामला। आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने पर ट्रांजैक्शन सफल होने का प्रमाण पर्ची के अतिरिक्त, मतलब आपको जो रिसिप्ट मिलेगी उस रिसिप्ट की कॉपी आपको लगानी है, और उसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखें। किसी सज्जन ने मुझसे कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो मैं उनको बता दूं कि किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है सिवाय आपके रिसिप्ट के। रह गई बात शैक्षणिक योग्यता की, तो ये क्लियर कट है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वो सारे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जो आपने इसमें अटैच किए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक और डाउट मुझसे पूछा गया है, वो 2-3 बार पूछा गया है शैक्षणिक योग्यता को लेकर। कोई डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा का रिजल्ट नहीं आया है। तो जितनी मेरी एक सामान्य समझ है, जो आमतौर पर ऐसे विज्ञापनों में डील किया जाता है, वो ये कहता है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आवेदन करने की तिथि तक आपके पास हो जानी चाहिए। मतलब अगर आपने कोई परीक्षा दी है, उसका रिजल्ट आज की डेट तक नहीं आया है, और वो रिजल्ट आ रहा है मान लो 17 अगस्त के बाद की डेट पर, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 17 अगस्त या उसके पहले जो विज्ञापन की अंतिम तिथि है, उस तक अगर आपके पास वो प्रमाण पत्र आ जाता है, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये एक मेरी सामान्य समझ है, जो बाकी और विभागों में काम करती है। सामान्य प्रशासन विभाग का यही नियम होता है। बाकी अगर आपने आवेदन किया उस प्रत्याशा में कि आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको बुलाया जाता है, तो फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो एक सामान्य प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। इसके साथ में आपको घोषणा पत्र देना ही है, आपको पता ही है, इसमें आपको अंडरटेकिंग देनी होती है। फीस का जहां तक मामला है मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूं। इस पत्र में ये फीस की डिटेलिंग है। 200 रुपये आपको अजा को देना है, और अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को यानी अनारक्षित को 300 रुपये देना है। ये खाता है, और ये IFC नंबर है, और ये खाता का नंबर है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि पेटीएम से करेंगे, कोई कह रहा है फ़ोन पे से करेंगे। कुल मिलाकर के आपको इस अकाउंट में, इस IFC नंबर्स में आपको ट्रांसफ़र करना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है। अब इसके लिए माध्यम कोई इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि किस माध्यम से करना है आपको। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से आप कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी तरीका इस्तेमाल करेंगे उसके माध्यम से इस खाते में आपकी फीस जमा हो जानी चाहिए। केवल यही काम आपको ऑनलाइन करना है। एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं आपको मैं, आपको केवल ये फीस ही ऑनलाइन पे करनी है। बाकी चीज़ें आपकी ऑफलाइन बाई पोस्ट ही भेजना है। बाई पोस्ट भेजते समय लिफाफे के ऊपर क्या पेस्ट करना है ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। मेरे पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उन वीडियोज़ के मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो वीडियोज़ देख लीजिए एक बार। तो जो आपके मन में ये शंका, एक सज्जन तो मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं, आवेदन तो हमको ऑनलाइन करना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि या तो उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है, या फिर वीडियो पूरी तरह से देखा नहीं है, इंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको फीस केवल ऑनलाइन पे करनी है, बाकी सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन भेजनी है। अब इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डाउट रह गया होगा आपके मन में आवेदन को किस तरह से भेजना है उसके बारे में।
फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं उन डाउट्स को अपने लेवल पे प्रयास करूंगा कि किस तरह से उसका समाधान खोजा जाए। मिलेंगे नए वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ, आप बने रहिए चैनल पर। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।